हेलो विद्यार्थीगण। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी छात्रों का यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं रवि हिंदी सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की व्याख्या के लिए एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। आज की जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ये बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के 1/4/2024 में पूछा गया सवाल है। देखिए, प्रथम नंबर का सवाल जो यहां बता रहा है, यह कह रहा है माय डियर धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। यह सबसे पहला सवाल है। तो आइए इसी को जूम करके सवालों को हम लोग देखते हैं ताकि बिल्कुल स्पष्टता हम लोगों को पता चले। देखिए, एक नंबर का सवाल, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले देखना होगा धर्म आत्मा। धर्मात्मा यह हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। धर्मात्मा स्वर संधि का उदाहरण है। धर्म, ध्यान देंगे, धर्म, धर्म का ये जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण है अ और प्लस आत्मा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वो आ है। तो अ प्लस आ मिल करके आ बन रहा है। तो धर्म जोड़ आत्मा बराबर धर्मात्मा। तो आपका सही संधि विच्छेद जो धर्मात्मा का है ये 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा गया, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है माय डियर हिंदी का, यह जो है संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, समास में कुल कितने पद होते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है ये समास से संबंधित है। समास में 2 होते हैं पद। प्रथम पद जो होते हैं इसको पूर्व पद और द्वितीय को उत्तर पद, जो अंतिम पद होते हैं उसको उत्तर पद बोलते हैं। दोनों पद मिल करके और समस्त शब्द या सामासिक शब्द का निर्माण करते हैं। तो समास में प्रश्न पूछ रहा है कि कुल कितने होते हैं पद, तो वो हो गए माय डियर 2, पूर्व पद और उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद। यहां पे एक माय डियर एग्जाम्पल ले लें कि कमल नयन, तो कमल पूर्व पद है और नयन हमारा क्या है माय डियर, उत्तर पद है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राज हमारा पूर्व पद है और पुद, और यहां पुत्र जो है उत्तर है पद। दोनों मिलकर के एक समासिक पद बन गया राजपुत्र। तो समास में कुल कितने पद हो गए, 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो देखिए, यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास, द्वंद्व, कर्मधारय और दिग्गु, 4 ऑप्शन यहां दिया गया है माय डियर। तत्पुरुष समास जब 2 पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। दोनों पदों के बीच, समस्त पद में या समासिक जो पद होते हैं उसमें 2 पद होते हैं, तो समास में 2 पद हो गया यज्ञशाला में, यज्ञ और शाला। तो जब इन दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यज्ञशाला का जब समास विग्रह करेंगे तो हमें लिखना होगा यज्ञ के लिए बनाया गया शाला, घर है ना, यज्ञशाला। तो यज्ञ और शाला इन दोनों के बीच में के लिए कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यज्ञ का शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास जब दोनों समासिक पदों के बीच और या अथवा का भाव हो तो द्वंद्व समास होता है। जैसे पुत्र, बेटा बेटी, लोटा डोरी, पुत्र पुत्री, मां पिता, ये सब द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व नहीं होगा माय डियर। कर्मधारय समास जब विशेषण और विशेष, वैसे समस्त पद या समासिक शब्द जिसमें विशेषण और विशेष्य की चर्चा हो तो कर्मधारय समास होता है। जब प्रथम पद संख्यावाचक होता है माय डियर तब उसे द्विगु समास बोलते हैं। जैसे नवरत्न, नवग्रह, है ना, त्रिफला, तो वो द्विगु हो जाएगा। आइए
चौथे नंबर का प्रश्न में एक गद्यांश छोटा सा दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके और यहां पे एक सवाल पूछ रहा है, इस सवाल का जवाब देना है। सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग, उपसर्ग शब्द का वह छोटा सा तत्व, शब्द की वह छोटी इकाई जो किसी शब्द या शब्द स्रोत के पहले जुड़ता है, आगे आता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो सपूत माय डियर, श और ये पुत्र या पूत बराबर होता है सपूत। तो यहां पे मूल तत्व जो है, मेन जो हमारा शब्द है वो है क्या है? पुत्र या पूत। इसके पहले इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? तो स। तो सुपुत्र में या सपूत का जो हमारा उपसर्ग है, मतलब जो पहले जुड़ा हुआ छोटी इकाई है, वह है हमारा स। तो आपका आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। भली भांति आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं संकेत। क्या यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या इसके बोलने से किसी को संकेत कर रहा है, किसी को इशारा कर रहा है? नहीं माय डियर। मैं पढ़ रहा हूं, ये क्या कोई आज्ञा सूचक या इच्छा सूचक वाक्य है? नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कोई शक है, संदेह है? नहीं। यह क्या है? सामान्य वाक्य है, विधिवाचक, विधि बोधक या विधि सूचक वाक्य है। तो ये 5वां नंबर आपका सवाल था, जो वाक्य से संबंधित सवाल था। देखिए, प्रीवियस ईयर के जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो इससे यह फायदा होता है कि हम लोग ये स्पष्ट हो जाते हैं कि जो बोर्ड सवाल पूछ रहा है, कोई भी बोर्ड जो प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न किस चैप्टर से, किसी विषय वस्तु के कौन से चैप्टर से, कौन से विषय से कितना प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का उसका क्या रूपरेखा है, किस प्रकार का, किस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग देखें कि वाक्य से, तो शब्द से, तो उपसर्ग प्रत्यय है, तो आपका संधि है, तो समास है, इन तमाम प्रकार की चीजों से तमाम जो है चैप्टर्स जो हिंदी के हैं उससे सवाल पूछा जा रहा है। आगे जो है माय डियर एक शब्द है एनेक्सर, के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। है नहीं? नहीं है। तो देखिए, एनेक्सर अंग्रेजी का शब्द है, एनेक्सर अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है माय डियर संलग्नक, अनुलग्नक, जुड़ा हुआ, परिशिष्ट, मतलब कोई भी चीज है उससे जुड़ा हुआ एक और अगला चीज या उसमें जुड़ने वाला। तो एनेक्सर का हिंदी परिभाषिक अर्थ होता है अनुलग्नक, परिशिष्ट और संलग्न। लेकिन क्या ये तीनों ऑप्शन आंसर होगा? नहीं माय डियर। तो क्या आंसर होगा? यहां पूछ रहा है कि एनेक्सर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है, जो नहीं है वही आंसर होगा। तो ये तीनों तो इसका हिंदी रूपांतरण है, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आसंजक। आसंजक का मतलब होता है सटाने वाला, एक दूसरे के साथ चिपक जाने वाला। इसका अंग्रेजी होता है माय डियर अधेसिव। अधेसिव या बोलते हैं गम, गम है ना, गोंद। आइए 7 नंबर प्रश्न कारक से है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संबोधन, है ना, संप्रदान। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित एक सवाल है, जो 8वें नंबर का सवाल है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग, जिस तरह से राजा के लिए रानी बोल देते हैं, है ना, पिता के लिए माता बोल देते हैं, भाई का बहन बोल देते हैं, है ना, पति का पत्नी बोल देते हैं, उसी तरह से सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द रानी होगा नहीं, राजकुमार का राजकुमारी होगा, सम्राटी कोई शब्द नहीं है। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप साम्राज्ञी होता है। साम्राज्ञी सम्राट का स्त्रीलिंग रूप होता है। आगे देखें तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, एक मुहावरा मतलब लोकोक्ति और मुहावरा से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मुहावरा है कि चादर से बाहर पैर पसारना। कहा जाता है कि
ओते पैर पसारिए जेते लंबी सौर, मतलब वैसे ही चलना चाहिए व्यक्ति को जितना अपनी सामर्थ्य हो। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब अपनी सामर्थ्य से, अपनी कुव्वत से, अपनी औकात से बाहर चले जाना। तो चादर ओढ़कर सोना नहीं माय डियर, चादर से पैर ढकना नहीं, कंजूस होना नहीं, आय से अधिक व्यय करना, जितना क्षमता है उससे आगे बढ़ जाना, क्षमता से बाहर जाकर के खर्च करना, उसी को कहते हैं चादर से बाहर पैर पसारना। आइए 10वें नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मतलब 4 वाक्य में, 4 ऑप्शन में 3 वो ऑप्शन सही है, 3 वाक्य शुद्ध है, एक ऑप्शन, एक वाक्य जो है अशुद्ध है, और वही हमारा विकल्प होगा, वही हमारा आंसर होगा। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, यह वाक्य शुद्ध है, इसलिए यह हमारा जवाब नहीं होगा। बेटी पराए घर का धन होती है, यह भी वाक्य शुद्ध है, इसलिए यह हमारा जवाब नहीं होगा। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, यह भी वाक्य शुद्ध है, कोई गलती नहीं इसमें, इसलिए यह जवाब नहीं होगा। गलत है वो सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर वाक्य में गलत है, यह वाक्य शुद्ध है और अशुद्ध वाक्य ही हमें चुनना है। वो क्या है, तो भारत में अनेकों राज्य हैं, यहां जो शब्द अनेकों लिखा हुआ है माय डियर, यह गलत है। अनेक जो है यह क्या है, अव्यय है, और अव्यय का एक वचन और बहुवचन नहीं होता है, वो हमेशा अपने एक समान रूप में होता है। अनेकों नहीं होगा माय डियर, अनेक का मतलब होता ही है बहुत सारा, इसे बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। भारत में अनेक राज्य हैं, यह होगा, भारत में अनेक राज्य है, यह होगा, भारत में अनेकों राज्य हैं, या है नहीं होगा। तो अनेकों शब्द यहां गलत है, ऑप्शन आपका सी नंबर चला जाएगा। आगे 11 नंबर का प्रश्न देखें तो पद और पदबंध से प्रश्न पूछा गया है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, तो जाना, खोलना, सकना, सारे शब्द समूह है। माने वाक्य में जो शब्द है उसे अप्लाइड है, उसे बोलते हैं पद। और जब पदों के समूह मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्य में प्रयुक्त शब्द मिल जाते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। तो यहां जो शब्दों के समूह है, पदबंध है, इसमें क्या है, क्रिया है, काम होने की बात, जाना, सकना, खोलना, काम की चर्चा है, इसलिए यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। रेखांकित जो पाठ है वो क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर यदि चलें तो 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वाच्य का शाब्दिक भाव या अर्थ क्या है। तो वाच्य का मतलब ही होता है कहना या बोलकर अभिव्यक्त करना। वाच्य मीन्स होता ही है बोलना, बोलकर व्यक्त करना। तो कहावत होगा माय डियर, नहीं। वचन होगा, नहीं। बोली होगा माय डियर, नहीं। बोलने का विषय, बोलकर व्यक्त करना, बोलने का भाव, इसी को बोलते हैं वाच्य। अंग्रेजी में बोलते हैं माय डियर वॉइस। वाच्य अंग्रेजी में वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 13 नंबर का प्रश्न, तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता। यहां पे जो हमारा वाक्य है माय डियर, इसमें भाव प्रधान है, भाववाच्य है, न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है। भाव प्रधान जो वाक्य होता है वह भाववाच्य जाना जाता है। सूर्यास्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा। माय डियर, जब कोई काव्य की पंक्ति या जब कोई वाक्य का भाव जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग कालखंड या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भाव या अलग अलग दृष्टि लेकर के आए, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति की परिकल्पना होती है। जैसे यदि कहें कि रोटी गर्म है, क्या है, रोटी गर्म है, तो रोटी यहां सामान्य शब्द है, रोटी का भाव सामान्य है, तो रोटी जो है अभिधा शब्द शक्ति हो गया। लेकिन यदि कह दें कि वह रोजी रोटी कमाने गया है, तो यहां रोटी का अभिप्राय रोटी से नहीं है,
सामान्य अर्थ को छोड़ करके रोजी रोटी कमाने गया है, मतलब मेहनत मजदूरी करने गया है, कुछ पैसा कौड़ी कमाने गया है, तो रोटी का अभिप्राय यहां अलग है। तो यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। लेकिन कह दें कि उसके लिए या वह कहा कि रोटी बहुत महंगा है या आजकल रोजी रोटी बहुत मुमकिन हो गया है। तो देखिए, अब ये जो वाक्य है, आजकल रोजी रोटी बहुत मुमकिन हो गया है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भाव दे सकता है। तो ऐसे भाव को व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो सूर्य अस्त हो गया है, एक विद्यार्थी के लिए यदि सूर्य अस्त हो गया है, मतलब उसे शाम में स्वाध्याय करने का, पढ़ने का समय हो गया। एक मवेशी चराने वाले चरवाहा के लिए यदि यह बात बोलता है सूर्यास्त हो गया है, सूर्य का अस्त हो गया, मतलब अब मवेशी को घर ले जाने का समय हो गया है ना। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य इस वाक्य से हो सकता है। तो यहां व्यंजना शब्द शक्ति का भाव है। आगे चलें तो 15 नंबर कह रहा है कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया। माय डियर, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाला, बहुत ज्यादा सोने वाला, बहुत डीप नींद सोने वाला, और उस व्यक्ति को सीधे उल्टा बोला जा रहा है स्वान निद्रा सोने वाला, मतलब जो थोड़ा सा झटका में जग जाए, बिल्कुल हल्का सो रहा हो। तो जहां सीधा क्या है माय डियर, उल्टा भाव है, व्यंग है, मतलब हम किसी पे व्यंग कर रहे हैं। वैसा आदमी जो बहुत ज्यादा सोता है, हम उसको कहते हैं क्या, आप तो बहुत कम ही सोते हैं, मतलब सोता बहुत ज्यादा है, और उसको कह रहे हैं कि आप तो कम ही सोते हैं। अभिप्राय यह है कि हम उसका हास्य कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। तो व्यंग का भाव जब वाक्य लेकर के आए तो वहां भी व्यंजना क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति होता है, मतलब व्यंगार्थक भाव होता है। इस कथन में शब्द शक्ति व्यंगार्थक होता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। बेर 3 बेर खाती थी, बेर यहां एक फल का नाम है, फल है, फल का नाम। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब यहां 3 बेर का मतलब होता है बार, मतलब 3 दफा, 3 बार। तो यहां देखिए 2 जगह बेर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों जगह बेर का अभिप्राय अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में माय डियर, जब किसी एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाए, परंतु जितने बार किया जाए वो अलग अलग अर्थ लेकर आए, तो ऐसे स्थिति में, वैसे स्थिति में हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय, उपमान को उपमेय आरोपित कर देते हैं, मतलब उपमान और उपमेय के बीच तुलना करने वाला और जिससे तुलना कर रहे हैं उन दोनों के बीच ऐसी तुलना समानता का करते हैं जिसमें किसी तरह का दोनों के बीच कोई विभेद नहीं हो, कोई भेद नहीं हो, तब रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में उपमान को और उपमेय को दोनों को एक समान बताया जाता है, जिसमें मानो, मनहूं, जनू, जानो, जनहूं उत्प्रेक्षावाचक शब्द जुड़ा हुआ रहता है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार सामान्य तौर पे जब 2 चीजों के बीच में समानता दिखाया जाता है, सा, सी, सम शब्द जोड़ करके, तब वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी चेहरा या फूल सा चेहरा, है ना। तब यहां चेहरा का हम तुलना कर रहे हैं फूल से, लेकिन दोनों के बीच में क्या जोड़ रहे हैं, सा। तो सा शब्द लिख करके, सा शब्द दे करके 2 चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तब वहां पे उपमा अलंकार होगा। करे कि अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना जाता है, तो अलंकारों का सिरमौर, अलंकारों का शिरोरत्न उपमा को माना जाता है। ये 1 लाइनर प्रश्न है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अलंकारों का शिरोरत्न तो उपमा अलंकार को माना जाता है। रस में कौन सा रस है जिसे रस राजपति, है ना, या रसराज के नाम से जाना जाता है, तो एकदम डायरेक्ट याद रखना है माय डियर, श्रृंगार रस। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, और दोनों के बीच में रूपक का चिन्ह लगा हुआ है। हृदय जो है जलजात है, मतलब कमल है। हृदय किस चीज के समान है,
कमल के समान है। हृदय जलजात माने हृदय को हम क्या कर रहे हैं, कमल कर रहे हैं डायरेक्ट। मतलब इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी समानता है कि हम दोनों के बीच में कोई अंतर स्थापित नहीं कर सकते। हृदय जो है, कमल जो है वही हृदय का रूप है। तो यहां पे रूपक अलंकार होगा। जब उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए और दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं हो, तब रूपक अलंकार होता है। अभी उपमा और उत्प्रेक्षा मैं बताया था। श्लेष समझ लीजिए, जब माय डियर कोई एक शब्द काव्य की पंक्ति में अप्लाइड हो, उपयोग किया गया हो, प्रयुक्त हो, लगाया गया हो और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उस एक शब्द का अलग अलग भाव निकले, तब वहां पे श्लेष अलंकार माना जाएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाई। मन को सरोज कहा गया है। मन को सरोज, सरोज का मतलब ही होता है माय डियर कमल। मन की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से। यहां भी मन और सरोज के बीच में रूपक का चिन्ह लगा हुआ है माय डियर। तो यहां भी आपका रूपक अलंकार है। डायरेक्ट हम मन को सरोज कह रहे हैं, कमल कह रहे हैं। बाकी उत्प्रेक्षा, श्लेष और उपमा अभी मैं आप लोगों को बताया हूं। आगे देखिए, अभी मैं थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था, उससे संबंधित एक प्रश्न आपको मिल गया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी अलंकरण है। मानहु विधि तनय छवि स्वच्छ राखी बे काज, दृग पग पोछन को करे भूषण पायंदाज। तो मानहु, मनहु, मनो, मानो, जनो, जनू, जनहु शब्द से जब दो चीजों की तुलना दिखाया जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, ऐसी आई अद्भुत बेला, ना रो सका न बिहस सका। माय डियर, ऐसा समय आया, ऐसी बेला आई कि न रो सका न बिहस सका, न हंस सका। एक तरफ रोने की बात है, एक तरफ हंसने की बात है। मतलब दोनों के बीच में क्या है, कंट्राडिक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीज, एक तरफ हंसने और एक तरफ रोने। न रो ही सका और न हंस ही सका, तो आखिर क्या हुआ भाई। तो यहां पे क्या है, शब्दों के बीच में विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, विरोध का भाव है। तो ऐसी अलंकरण को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यमक आपको पता है, रूपक पता है। विभावना, जब काव्य की पंक्तियों में, वाक्य में वैसा शब्द या वैसे शब्द समूह को अप्लाइड किया जाए जिससे बिना किसी कारण के, बिना किसी कर्ता के, बिना किसी करने वाला चीज का काम हो जाए, काम के होने की कल्पना हो, तब वहां पे विभावना अलंकार होता है। जैसे विभावना अलंकार, बिन पद चले सुने बिनु काना। मतलब बिना पैर के चल सकता है और बिना कान का सुन सकता है, जो कि सामान्य तौर पे संभव नहीं है। तो यहां बिन कारण के ही काम हो रहा है। तो ऐसे पदों में, ऐसे पद बंधों में, ऐसे वाक्यों में विभावना अलंकार होता है। आगे देखें, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। ये तगन, तगन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि ये तगन है क्या। तो माय डियर, तगन, मगन, जगन, भगन, नगन, ये सब 8 प्रकार के काव्य के गुण होते हैं। छंद के 8 गुण होते हैं, तगन, मगन, जगन, भगन, नगन। तो तगन के प्रथम और मध्य जो होते हैं ये गुरु होते हैं, और अंतिम वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं माय डियर, लघु होते हैं। तो तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो 2 गुरु और 1 लघु होते हैं। प्रथम और मध्य गुरु होता है और अंतिम जो होता है माय डियर वह लघु होता है। ध्यान दीजिएगा, गुण को दिखाने का यही तरीका है। ये जो एस टाइप का जो ये साइन है, सिंबल है,
इससे इसका मतलब होता है गुरु, और एक खड़ा लाइन दे दिया जाए इसका मतलब होता है लघु। तो तगन में लघु की संख्या 1 होती है और गुरु वर्ण होते हैं 2। तो यहां ऑप्शन चला जाएगा 1 नंबर, 2 गुरु 1 लघु। गुरु का सिंबल यहां देख रहे हैं 2 इस टाइप का लिखा हुआ है सिंबल, और खड़ा लाइन दिया हुआ है, ये आपका लघु हो गया माय डियर। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? 17 वर्ण वाला कौन सा छंद होता है? 17 वर्ण वाला छंद तो मैं आपको बता चुका हूं। 17 वर्ण वाले जो छंद होते हैं माय डियर, वह होता है मंदाक्रांता। और मालिनी जो होता है ये 15 वर्ण वाले छंद होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, और बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। यही जो रहता इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण का ये छंद होता है, सब वर्णिक छंद है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, मंद्रा, कांता, सवैया, बसंत तिलका सब वार्णिक छंद है, याद रखना है। मंदाक्रांता 17 वर्ण, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण, मालिनी 15 वर्ण, सवैया में 22 से 26 और बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। आइए, काव्य शोभाए करतारो धर्माः गुणाः किसका कथन है? मतलब काव्य की शोभा करने के लिए, काव्य में शोभा करना ही, यदि कोई काव्य कर रहे हैं, कोई रचना कर रहे हैं, कोई लेखनी कर रहे हैं, तो उसको शोभाए बनाना ही काव्य लेखन की मूल गुण है। यह किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा बोला गया है? तो यह महर्षि वामन के द्वारा बताया गया है, मम्मट और कुंतक नहीं। भरत मुनि के द्वारा रचित एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वह है नाट्य शास्त्र, याद रखिएगा। तो भरत मुनि भी यहां नहीं होगा। काव्य शोभाए करतारो धर्माः गुणाः, ये कथन वामन का है। लास्ट प्रश्न, क्योंकि 25 प्रश्न आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो होती है, इसमें 25 प्रश्न आपके हिंदी से होते हैं। ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है हिंदी। यदि 25 में आप 22, 23, 20 से ऊपर करते हैं तो आपको ये लीडिंग जो है से मार्क्स दिलाता है। विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद हैं माय डियर। जब रस पढ़ेंगे तो रस में अस्थाई भाव, विभाव, है ना, अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, ये तमाम चीज पढ़ना होता है। तो विभाव 2 होते हैं, कौन कौन? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, 2 विभाव होते हैं। विभाव की संख्या 2 होती है। तो आशा करता हूं कि हिंदी का जितने भी प्रश्न थे मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों की राय होगी, विचार होगी, आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलेंगे। आइए, जहां तक आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट से अपने आप को हम लोग बूस्टअप करते हैं। कोई भी विद्यार्थी टेस्ट से गुजर करके अपने आप को बूस्टअप करता है, अपनी मास्टरी हासिल करता है किसी भाषा में, किसी विषय में। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, आईटीआई, पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, डीएलएड, बीएलएड, तो आप यूनिक टेस्ट पास लेकर के 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने के लिए आप टेस्ट पास लेकर के और आप टेस्ट किसी प्रतियोगिता परीक्षा का दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर का या मॉडल सेट के, है ना। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे आप यूनिक टेस्ट पास को ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज से होकर के गुजर सकते हैं। यह है हमारा यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप, जिसमें बुक्स से रिलेटेड चीजें, कंटेंट्स, टेस्ट सीरीज, आपका ई बुक जो है पीडीएफ में और फ्री क्लासेस उपलब्ध होता है वहां पे, जो आप इस
यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। विशेष किसी परेशानी के लिए 8434897582 वाली नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम विद्यार्थियों का। थैंक यू।